हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और वोकैब सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच है 15 वर्ड्स 15 मिनट सीरीज 8 का। और ये 15 वर्ड्स हमेशा की तरह आपके पास बोर्ड पे लिखे गए हैं और हम लोग उसे ही अब हाईलाइट करते चलेंगे कि कौन सा वर्ड का क्या सेंस होता है। चलिए, तो पहले हम लोग 5 OWS करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है टैनरी। आप शायद सुने होंगे कि टैनिंग का मतलब होता है टैनिंग, टैनर, टैंड, और इसी से बना है स्टूडेंट जो लिखा हुआ वर्ड है टैंड। इन सभी का रिलेशन कौन से वर्ड से था? स्किन से। चलिए, आपने साइंस का स्टूडेंट अगर हैं तो आपने ये वर्ड भी सुना होगा टैक्सीडर्मी, ठीक है। फिर आपने सुना होगा टैक्सीडर्मिस्ट। तो समझ में आ रहा है आप सभी को थोड़ा थोड़ा कि हम लोग टैक्सीडर्मी का मतलब पढ़े थे, साइंस होता था ये, है ना, साइंस ऑफ स्किन, ठीक है। तो डर्म वर्ड का मतलब तो स्किन होता ही है, साथ ही साथ टैन वर्ड का जो मतलब होता है वो स्किन को रिफाइन करने से रिलेटेड होता है। क्लियर? याद रह जाएगा कि डर्म का मतलब क्या चीज से रिलेटेड है? स्किन से। और टैन का मतलब क्या है? स्किन रिफाइनिंग से। मतलब कि जानवरों के जो चमड़े होते हैं उनसे हमारे ड्रेसेस बनते हैं, जूते बनते हैं, ये सब चीजें जो होती हैं वो रिफाइन करने के बाद बनती है। तो जो टैन वर्ड है उसका रिलेशन हो गया स्किन रिफाइनिंग से। तो टैनिंग हो गया रिफाइनिंग ऑफ स्किन, टैनर रिफाइन करने वाला कर्मचारी या मजदूर, टैंड V3 हो गया यानी कि रिफाइन करने का। टैनरी का मतलब हो जाएगा आपके पास वहां जहां पे चमड़ों का रिफाइनिंग होता है। तो हम लोगों को डेफिनेशन यहां से निकल गया। चलिए, तो लिखते हैं प्लेस वेयर स्किन इज, और मैंने पहले आपको सिखा दिया था टैंड, है ना, जहां पे स्किन को क्या किया जाता है? टैंड किया जाता है, या आप रिफाइंड भी कह सकते हैं। टैंड वर्ड अगर आपको याद नहीं रहेगा तो टैंड के जगह रिफाइंड याद रख सकते हैं। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन था इसमें काफी ज्यादा वर्ड्स आपको कैरी कराए गए हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है वार्डरोब। आप सुनते होंगे कि घर जब बनाते हैं कुछ लोग तो कपड़ा वगैरह रखने के लिए एक अलमीरा भी सेटअप कराते हैं। उसी अलमीरा को हम लोग वार्डरोब कहते हैं, जहाँ पे क्या रखते हैं? आप कपड़े रखते हैं। तो लिखते हैं प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर, प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर स्टोर, या कलेक्टेड लिख दीजिए वेयर क्लॉथ्स आर स्टोर। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट में एम्फीबियन है। हम सब इससे वाकिफ हैं कि मेढक को सबसे ज़्यादा मतलब कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया होता है साइंस में। और हम लोगों को बहुत मज़ा आता था जब साइंस वाले टीचर पढ़ाते थे कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि स्थल पे भी जी लेते हैं और जल के अंदर भी। तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? एम्फीबियन। वन हु लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ठीक है। बोथ के बाद कंटिन्यू रखिएगा, वो थोड़ा सा हम वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लिख लिया है। वन हु लिव्स बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, कंटिन्यू लिखिएगा। तो इसका हिंदी होता है उभयचर, जो जानना चाहिए क्योंकि उभयचर एक अच्छा शब्द है, तो हिंदी भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। चलिए, बाकी आप जानते हैं टर्टल और जो फ्रॉग्स होते हैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स माने जाते हैं इसके। और आपने सुना होगा शायद जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उस तरफ पेंगुइन पाई जाती है, तो वो भी थोड़ा देर के लिए पानी में रह लेती है, फिर स्थल पे भी। चलिए, एक्वेटिक का मतलब ये सिर्फ कहाँ पे रहते हैं? जल में। वन हु लिव्स ऑन, सॉरी इन होगा वाटर ओनली, जिनका निवास स्थान जो होता है सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर होता है उन्हें हम लोग कहते हैं एक्वेटिक। चलिए, अब जो है पांचवा वर्ड OWS का जो लास्ट वर्ड के तौर पे हम लोग देखने जा रहे हैं अब्डिकेशन है, जिसका हिंदी पहले आप लोग जान लेते तो अच्छा होगा। इसका हिंदी होता है पद त्याग। आप समझ ही रहे होंगे कि पहले से कोई राजा था, जब उसका बेटा उस मतलब राज करने की उम्र का हुआ, उसकी योग्यता हो गई और राजा को लगने लगा कि अब ये एकदम सही समय है कि हम अपना राजगद्दी छोड़ के इसे बैठाएं, तो वो क्या कर देगा? पद त्याग कर देगा, यानी इंग्लिश में एब्डिकेशन। द प्रोसेस of
गिविंग अप, ठीक है, कलर चेंज कर लेंगे, गिविंग अप फ्रेज है, गिविंग अप। उसके बाद लिख दीजिए वंस थ्रोन या ऑथोरिटी, वंस थ्रोन या तो ऑथोरिटी। तो अपनी राजगद्दी को या अपने अधिकार को त्यागना ही कहलाता है इंग्लिश भाषा में एब्डिकेशन। चलिए, तो 5 OWS राउंड हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आगे है 5 फ्रेजल वर्ब्स। उसमें सबसे पहला उठाया जाएगा जिसका कॉम्बिनेशन लिखा गया है बोर्ड पे, ब्रेक डाउन। अब देखिए, सबको पता है कि ब्रेक मतलब होता है रेस्ट करने के सेंस में थोड़ा ब्रेक लेना, या तो ब्रेक मतलब डैमेज सेंस में तोड़ना। तो हम लोग ब्रेक का सेंस तो समझ ही रहे हैं, साइकिल वगैरह बाइक वगैरह में ब्रेक लगाते हैं, वो स्पेलिंग थोड़ा अलग होता है इससे। चलिए, उसकी बात हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ही खास आपका फ्रेजल वर्ब है, इसलिए हम कहेंगे इसको याद रखने के लिए आर लगाते हैं। चलिए, तो समझते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ब्रेक डाउन, ठीक है। वैसे तो इस गर्मी में ब्रेक डांस की याद आ रही है बच्चों को कि वाटर पार्क जाते और ब्रेक डांस में थोड़ा एंजॉय करते, वहाँ का पानी भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता नहीं। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या क्या हो सकता है। ब्रेक डाउन ए कार, अब कार क्या हो जाती है, जहाँ तहाँ टूट फूट जाना, नट बोल्ट ढीला होना ये सेंस में, या फिर बैटरी ही शॉर्ट कर जाना, तो उस सेंस में आपका होगा डैमेज होना। तो ब्रेक डाउन का पहला कॉम्बिनेशन हो गया हानि पहुंचना। देखिए, अगर हम घड़ी की बात कर रहे हैं कि घड़ी ब्रेक डाउन हो गई, इसका मतलब घड़ी को कुछ नहीं हुआ, बस उसका बैटरी जो है वो काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, घड़ी बंद हो गई, तो स्टॉप फंक्शनिंग लिख सकते हैं। स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखिए क्या होता है ना कि इस गर्मी में हम लोगों के लिए भी हो सकता है, मैं नहीं समझ में आता है, चलिए क्या कर देते हैं, मजदूर के सेंस में लिख लेते हैं वर्कर्स, कि ठीक है आपने ब्रेक डाउन वर्ड यूज किया है वर्कर्स के वर्ब के तौर पे। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब के सब क्या हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। तो V3 की यूज करेंगे एडजेक्टिव सेंस में, टायर्ड। तो थक जाना, काम बंद पड़ जाना, खराब पड़ जाना, ये सारे सेंस ब्रेक डाउन के लिए यूज आप कर सकते हैं। चलिए, इसलिए मैंने कहा था ये खास है, इसको रिवीजन करना होगा। 7th में आइए, कैरी ऑन में कैरी वर्ड को मैंने किया है आपको दूसरे कलम से, यानी यहाँ पे रेड किया था। देखना है क्या, जैसे हम कैरी वर्ड का मतलब समझते हैं ना, तो समझ में आता है कि आप किसी चीज़ को किसी दूसरे के यहाँ से लेते हैं और उसे कहीं ले जा करके रखते हैं। आपने एक दो गेम भी देखा होगा जिसमें पास होता है कि कोई चीज़ आपको दिया जाता है, फिर आप उसे ले करके दौड़ते हैं, फिर आप अगले को पास करते हैं, यानी उसे जारी रखना होता है, और जहाँ ड्रॉप हुआ आप हार जाते हैं। तो वही सेंस है कैरी, मतलब बनाए रखना। तो कैरी ऑन ए मान लेते हैं बिजनेस, कोई प्रोजेक्ट जो पहले के कर्मचारी पूरा कर रहे थे अब उनसे पूरा नहीं हुआ, उनका रिटायरमेंट आ गया, तो अब उसी प्रोजेक्ट को हम पूरा करेंगे, ये सेंस। तो कैरी ऑन का मतलब जारी रखना होता है, कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अब इसका सेंस लिखना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके पास आते हैं स्टूडेंट, जैसे गो ऑन का यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू वर्ड इसका साइनोनिमस में यूज कर सकते हैं, कीप ऑन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कीप ऑन से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप कीप अप का यूज करें। तो ये सब इसके सब्स्टिट्यूशन का काम करेंगे। चलिए, तो ये था आपके पास 7th नंबर। जारी रखने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, कैरी ऑन। सब्स्टिट्यूशंस में कीप अप, कंटिन्यू, गो ऑन। देखिए 8th नंबर में आपके पास वर्ड रखा गया है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट जैसे क्या समझते हैं हम, बूंद का सेंस है ना, कि लगता है कि कोई चीज में स्टोर था कोई बूंद, और उससे है जो कि वो टपक करके क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये सेंस है। तो ड्रॉप आउट का मतलब हो रहा था कि जरूर ये जो था इसका अंदर का जो है चीज वही नहीं से जुदा हो रहा था, तो जब उससे अलग हो रहा है तो कहने की इसकी एनर्जी कम जा रही है। तो ड्रॉप आउट का यूज हम लोग करेंगे किस सेंस में, कमी आने के सेंस में। तो ड्रॉप आउट इन नंबर कर देना है, संख्या में कमी आना। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस था जहाँ हर साल अटेंडेंस हजारों में आते थे, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिफ्ट कर गए किसी दूसरे डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से अटेंडेंस गिर गया।
तो ये हो गया ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट इन नंबर, संख्या में कमी आना। ठीक है, बाकी हम लोग जब इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में तब और क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज होता है। चलिए, ये 8 तक हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया है। अब 9th वर्ड उधर से ही लाते हैं। देखिएगा 9th में वर्ड आपके पास में है जो काफ़ी फेमस है। अगर आप फिल्म वगैरह देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें आपको डायलॉग बाजिया में वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं उसके प्यार में पढ़ता जा रहा हूँ, तो फॉल इन विथ, आगे पूरा कॉम्बिनेशन ही लिख दीजिए, संबंध लव। क्लियर? पूरा कॉम्बिनेशन याद करिए, यानी किसी की बातों से सहमत होना या किसी की बात अच्छा लगना शुरू हो जाना। ठीक है, यानी से सहमत होना, या तो मैंने पहले कहा किसी से क्या हो जाना, प्यार हो जाना। दो सेंस होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि ठीक है सब्स्टिट्यूशन कुछ तो होगा, तो जी बिल्कुल होगा। आप समझ ही गए थे, एग्री है तो एग्री विथ लगा दीजिए, संबंध। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आपके पास 9th कंप्लीट हुआ, तो 10वां वर्ड है जो फ्रेजल वर्ब का लास्ट कॉम्बिनेशन हो गया। और वर्ड है आपके पास में फ्रेजल, सॉरी, गेट अलोंग। इसमें भी हम थोड़ा सा आपको ऐड करते हैं, विथ, संबंध, और आगे लिख देते हैं क्या कर सकते हैं, चलिए संबंध ही रखते थे। यानी कि क्वेश्चन का सेंस हम लोग समझ पा रहे हैं कि किसी आदमी के साथ होने का कुछ सेंस है। अब चलो समझना, एलोंग वर्ड से एक आपने कंजक्शन पढ़ा हुआ है, याद है, जो लग भी रहा होगा थोड़े समय के लिए। तो एलोंग विथ का हिंदी क्या होता है, साथ साथ। ठीक है, हम ये सेटअप करके आपको क्लासेस दे रहे हैं। ओके, आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साथ हैं, तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं। क्या होगा, हमारा और आपके बीच एक रिलेशन कायम हो गया, और आप जो है मेरे से हो गए, क्या हो गया, फ्रेंडली हो गए, तब तो जुड़े हुए हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि साथ साथ सिर्फ कहा भी जाता है कि कोई साथ दे या ना दे, आपके जीवन में हर मोड़ पे, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति ही आपका साथ देंगे, या तो फिर एक जिगरी दोस्त होता है जो हमेशा आपकी मदद के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो समझ में आ रहा है कि गेट अलोंग का मतलब क्या होना, दोस्ती होना, बी फ्रेंडली। चलिए, हो गया, मित्रता होनी, हिंदी क्या लिखे छोड़िए। तो ये था आपके पास 5 फ्रेजल वर्ब का राउंड। अब आते हैं आपके पास हम फ्रेजल वर्ब के बाद इडियम श्रेणी के साथ। चलिए इसको पूरा फिनिश कर लेते हैं पहले। देखिए, जो चीजें हो चुकी हैं उनको हटा लीजिए। अब हम थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। अब यहां से आइएगा, सबसे पहला आपके पास जो इडियम्स है उसमें आप बोर्ड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने मछली मारी है अगर, तो कांटा याद होगा या, तो उस कांटे को हुक भी कहते हैं। ठीक है ना, कांटा का जो इंग्लिश टर्म होता है वो हुक ही होता है। तो कह रहा ना कि किसी आदमी को आपने या तो कांटे से बचा करके निकाला, या तो फिर उससे भी खराब चीज से। यानी कि लगता है कहना चाह रहे थे कि किसी आदमी से कोई बात मनवा रहे थे और जोर जबरदस्ती थे कि करो नहीं तो सुई भोंक देंगे, एकदम देहाती भाषा से बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया, जोर जबरदस्ती से। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्बिनेशन होगा क्या, डोमिनेंटली। डोमिनेंट होता है ना, उसी का एडवर्ब बना दीजिए, डोमिनेंटली। या बाय एनी मीन्स भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, बाय एनी मीन्स। चलिए, हो गया। 12th नंबर में आप देख रहे हैं ना कि बियर द ब्रंट ऑफ। मैंने आपको पिछले क्लास में फ्रेज में पढ़ाया था कि बियर का हिंदी क्या होता है, जन्म लेना या तो बीत लगाने पर सहन करना। तो मैं मान लेता हूं कि बियर द ब्रंट ऑफ में भी यही है कि बियर बीथ लिखा हुआ है, तो क्या सेंस होगा, सहन करना। लेकिन क्या चीज, किसी आदमी के द्वारा किया गया कोई अत्याचार। ब्रंट वर्ड का मतलब नहीं पता है,
तो समझ जाना है कि ब्रंट बट हमारे लाइफ में कोई ऐसा चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं कि हो। जब पता ही नहीं है तो इसका मतलब है क्या चीज़? अत्याचार। तो सहन करना, क्या सहन करना है ना, अत्याचार सहन करना। चलो हो गया। फेस द क्रिटिसिज्म लिख दीजिए, नहीं समझ में आया। अत्याचार का सेंस में और कोई वर्ड जानते हैं तो आप वहां पे ये लिखिए। तो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब है कि किसी की ज्यादती को सहन करना। चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग 13th पे आते हैं। तो बेल द कैट है, इसकी कहानी आपने सुनी होगी कि चूहे परेशान रहा करते थे बिल्ली मौसी से, बिना बताए आती थी और उनके सदस्य में से किसी न किसी को कम कर देती थी। सारे चूहों ने क्या किया? मीटिंग किया कि ऐसा कुछ उपाय करो जिससे बिल्ली के आने का क्या मिले? संकेत, मैसेज मिल जाए। तो एक चूहा था बदमाश टाइप का या फनी कह सकते हो। उसने कहा ऐसा करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं। तो डिसीजन हुआ कि घंटी कौन बांधेगा, यानी कि चुनौती थोड़ा अच्छा शब्द नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है। तो हम अपना भाषा लिखें कि कौन खतरा मोल लेगा। समझ गए? खतरा क्या करना? मोल लेना, यानी फेस द डेंजर। इजी हो गया, कहानी समझ में भी आ गई। चलिए अब 14th नंबर वर्ड को हम समझाने से पहले पूछेंगे कि क्या आपको पता है डिफे का मतलब? नहीं पता है तो पहले जानिए, ये वर्ब टर्म है जिसका मतलब होता है टू डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, डिसओबे, अवॉइड, ये सब ठीक है। डिसरिगार्ड, डिसओबे, या तो मैंने कहा क्या लिख सकते हैं? अवॉइड। तो डिफे का हिंदी ही हो रहा था अवहेलना करना। तो डेफियांस वर्ड का मतलब क्या हो गया? अवहेलना। तो बीट डेफियांस का मतलब हो गया कंप्लीट रूप से क्या करना? अवॉइड करना। याद रह जाएगा। तो बीट का मतलब है कि आप बाजी लगा दिए कि देखो आ रहे हैं ना मेरे पापा, हम नहीं पहचानेंगे कि मेरे पापा आ रहे हैं। मतलब आपने किसी से बोली लगा लिया कि हम इतना अवॉइड करेंगे कि वो भी चकित रह जाएंगे। तो बीट डेफियांस का मतलब हो गया कंप्लीट इग्नोरेंस, पूरी तरह अवहेलना करना। चलिए तो बीट डेफियांस का मतलब हो गया अवहेलना, ठीक है। कंप्लीट इग्नोरेंस लिख दीजिए या कंप्लीट अवॉइडेंस। अवॉइड में नाउन बना दीजिए ताकि डेफियांस का और अवॉइडेंस का सेंस भी थोड़ा सा आपको हेल्प कर दे याद रखने में। चलिए अब हम लोग लास्ट वर्ड के पास पहुंचते हैं और क्वेश्चन है ब्लो वंज ओन। ओन का मतलब खुद का। ट्रम्पेट आपके ऋषि कपूर जी आपको याद आ जाएंगे, डफली वाले डफली बजा। कितना अच्छा सॉन्ग था ना, और कितना अच्छा उन्होंने उसमें परफॉर्म किया था। लग रहा था सही में इन्होंने डफली ज़बरदस्त बजाई हुई थी। तो मान लेते हैं अपनी डफली खुद बजाना, यानी जब आपकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा है तो आपने अपनी बड़ाई क्या कर दी? खुद। इसी को हिंदी भाषा में कहते हैं अपनी डफली अपनी राग। मतलब डफली भी खुद बजा रहे हैं और गाने का लय भी खुद गा रहे हैं, यानी कि कोई आदमी आपकी बड़ाई करे या ना करे, आप खुद की बड़ाई कर रहे हैं। प्रेज वन सेल्फ। चलिए अब कहा भी जाता है कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, तो अच्छी बात है हम अपनी बड़ाई खुद करते रहे हैं ना। तो इस अच्छे से वर्ड के साथ, इडियम्स के साथ हम लोगों का ये सेशन समाप्त होता है। और गर्मी काफ़ी है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप लोगों को PDF हम लोग अवेलेबल कराएंगे, आप उसे सॉल्व कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है।